नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। ये खास विमेंस वर्ल्ड कप की पेशकश है। मेरे साथ दो बड़ी अजीम शख्सियत है। ऑन माई एक्सट्रीम राइट इश्चारवी भट्ट, ये कप्तान रह चुकी हैं यूएई विमेंस क्रिकेट टीम की, जानती हैं पिचेस के बारे में, प्लेइंग कंडीशंस के बारे में, धूप के बारे में, और इस मार्बेला रिजॉर्ट्स में जहां इन्होंने अपना बचपन और स्विमिंग सीखी है। हमारे साथ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत है। मैं कैसे तारुफ कराऊं, बट ये पिच बिहाइंड द विकेट्स इन्होंने ओवर 100 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए। कुछ समय पहले तक ये स्किपर रह चुकी है। अभी उसी स्विमिंग पूल पे ये अपना टाइम कूल ऑफ कर रही हैं और थोड़े दिन बाद ये वापस पाकिस्तान होंगी, पिच पे, प्रैक्टिस पे और अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपसे शुरू करते हैं। आप पाकिस्तान का मैच देखने जाएंगे और इस बार कौन सी जर्सी होगी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरी 14th की फ़्लाइट है, वापस जा रही हूँ। बट मैं वो मैच फॉलो ज़रूर करूँगी और इस दफ़ा तो मैं फातिमा के नाम की जर्सी करूँगी। जिस ब्रेवरी से वो आ रही है और मैच खेल रही है, अब तो वो डिज़र्व करती है। थोड़ा सा और बताइए, फातिमा सना जिन्होंने अपने फादर साहब मरूम रहे, जो नहीं रहे उनके बीच में, जब वो न्यूज़ आई उनके पास तो पूरी टीम हिल गई। फातिमा ने कैसे थ्रो किया होगा, क्योंकि आप जानती हैं उसको बहुत करीबी से और आप टीम के साथ भी थी। देखिए, पेरेंट्स जो हैं वो हर किसी के बड़े ही एक दिल के क्लोज होते हैं और अटैचमेंट बहुत होती है, और फातिमा अपने फादर से बहुत अटैच थी और ऑब्वियसली बहुत सडन इंसिडेंट्स हुआ है और उस पर सब टीम ही एकदम शॉक में चली गई थी कि ये एकदम से क्या हो गया। और मैं ये कहूँगी कि फातिमा ने जिस तरीके से इस टाइम से गुजरी और जिस तरह उसने डिसीजन लिया है कि अपनी नेशनल ड्यूटी पर वो वापस आके पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती है, अपने फादर का ड्रीम फुलफिल करना चाहती है, वर्ल्ड कप का लास्ट मैच एज अ कप्तान, एज अ लीडर, एज फाइटर वो आके खेलना, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया है ये बहुत बड़े दिल की बात है। इतना बड़ा जिगरा हर किसी में नहीं होता। एब्सोल्युटली। ये लास्ट हमें पता था 1999 वर्ल्ड कप में, जब सचिन तेंदुलकर वापस आए थे अपने फादर की क्रिमेशन के बाद। ये एक बहुत ही पसीजने वाला, ये इनडिस्क्राइबेबल मोमेंट होता है जहाँ पे आप बयान नहीं कर सकते कि कितना पेन जो प्लेयर जाता है या जो जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। आपके व्यूज डज इट ड्रॉ पैरेलल 25 साल पहले सचिन तेंदुलकर एंड फातिमा सना? जो लॉस होता है वो लॉस बहुत पर्सनल होता है जी, और उसका जो दर्द होता है ना वो भी बहुत पर्सनल होता है। एब्सोल्युटली। जिस पे बीतती है उसी को पता है कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है या उसको कितना दर्द होता है। तो हम एक डिस्टेंस पर खड़े रह के नहीं उस चीज़ को जज कर पाते और नहीं बोल पाते कि अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन सचिन और फातिमा सना, हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतने बड़े लॉस के बाद वो वापस आ रहे हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपकी फैमिलीज़ आपके साथ जुड़ी होती है आपके खेलने के जर्नी में, और वो इतने जुड़े होते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े क्रिटिक भी होते हैं आपके। आप गलत करते हो तो आपको टोकते नहीं हैं, आप अच्छा करते हो तो शाबाशी देने से पहले आपको टोकते हैं, फिर शाबाशी देते हैं कि चल कोई बात नहीं, आज अच्छा कर लिया। ये एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में बात हम करना चाह रहे थे, बट ये इतना संजीदा टॉपिक जब छिड़ गया है तो इसको कोई ज़्यादा एड्रेस नहीं करता। आपको नहीं लगता कि हम प्लेयर्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशियन, उनको आर्ट ऑफ ग्रीविंग नहीं आता, उनको कोई समझाता नहीं है। हर कोई बता तो देता है मैट में ऐसे खेलते हैं, पिच पे ऐसे खेलते हैं, बट लॉस को हैंडल कैसे करना, क्योंकि आप लोग सब पब्लिक फिगर्स हो। आपको नहीं लगता कहीं हम लोग इस चीज़ से परे हैं? ये एक चीज़ मैं ज़रूर आज बोलूँगी कि जब लॉस होता है या कोई चीज़ बुरी होती है ना, तो आप एक इंसान को ना उनका स्पेस दे दीजिए। आप उनको ग्रीव करने दीजिए अपना स्पेस। हर इंसान का ग्रीव करने का तरीका अलग होता है, उनका पेन को ओवरकम करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं, आपको स्पेस नहीं मिलता। यही टाइम है जहाँ पर आप अपने शेल में चले जाते हो, और शेल में जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हील करोगे, वरना आप हील नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कुछ लॉस हुआ है ना तो उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। उनको बारी बारी सवाल पूछकर आप ठीक हो नहीं हो, अरे नहीं है ठीक, अब उनको परेशान मत कीजिए, उनको टाइम दीजिए ताकि वो रिकवर कर पाए और वापस आ पाए। नहीं है ठीक, ये बहुत बड़ी बात है कि एडमिट करना। प्लेयर भी कभी कभी एडमिट कर लेता है कि मुझे अपना स्पेस दे दो, ड्रेसिंग रूम में, पिच पे। ऑब्वियसली अगर एक प्लेयर की बैड फॉर्म चल रही है या वो किसी बड़े इवेंट में क्लिक नहीं कर रहा,
तो जाहिर सी बात है वो अपनी स्पेस मांगता है और वो ताकि वो अपने आप को टाइम दे, वो अपनी गेम के बारे में सोचे, वो सोचे कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या उसकी फॉर्म थी। वो अपने वीडियोस देखता है जो अच्छे उसने खेले होते हैं मैचेस, जैसे अपने अच्छे शॉट्स खेले होते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस वापस लेता है। और मेरे ख्याल में ये प्लेयर को स्पेस देना प्लेयर लेता है, ये हर प्लेयर लेता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेयर 24/7 या पूरा साल सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है और अपने आप को टाइम नहीं दे रहा, अपने आप को स्पेस नहीं दे रहा। नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट है, आज आपका अच्छा दिन है, कल आपका बुरा दिन है। और इस क्रिकेट के इसमें टेनोर में बुरे दिन ज़्यादा आते हैं। हमारे एक सर ने कहा था कि साल में 365 डेज होते हैं, क्रिकेट 65 डेज ऐसा आएगी, 300 दिन रुलाएगी आपको। तो वो 300 दिन में आप कहीं ना कहीं स्पेस ढूंढ लेते हो अपने लिए, और ये ऐसा है। ये कौन से सर ने आपको किस साल बताया था? क्योंकि ये एक्चुअली फैक्ट है अगर देखा जाए तो। हम लोग मुझे याद है 2018 में हम मलेशिया में थे, वहाँ एशिया कप था और सर बासित हमारे पुराने क्रिकेटर है, नाम है बड़ा पाकिस्तान का, जी जी। तो उन्होंने ये चीज़ हमें समझाई थी कि ये है, ये एक रियलिटी है जिसको फेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप 300 दिन आप हंसोगे और 60 दिन रोगे, नहीं, 65 डेज हंसोगे, 300 दिन रोगे, ये रुलाएगी क्रिकेट आपको। पर रुलाती है, हंसाती है, बट बहुत करीब ले आती है। आपने देखा जिस तरह से फैंस उमड़ के आते हैं इंडिया पाकिस्तान मैचेस में, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पिच के बारे में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच 24 साल बाद इस शारजा पे हो रहा है। सचिन तेंदुलकर की यादें यहाँ से जुड़ी हैं। कल हरमनप्रीत कौर ने बताया भी हमें कि उनको शारजा मतलब सचिन तेंदुलकर का डेजर्ट स्टॉर्म याद आता है। आपको भी यूट्यूब पे देख देख के याद आया वो डेजर्ट स्टॉर्म और शारजा? आप तो यहीं पले बड़े हो। मैं यहीं पली बड़ी हूँ और इनफैक्ट जब वो मैचेस यहाँ शारजा में होते थे, मैं शारजा में ही बड़ी हुई हूँ। उस ज़माने में मैचेस लाइव होते थे स्टेडियम में, तो चलो मैं छोटी थी, शायद इतना याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं क्रिकेट के साथ जुड़ने लगी, तब मैंने जब वीडियोज़ देखे, सारे देखे, बहुत स्पेशल इनिंग्स थी वो। और वो सीरीज़ भी बहुत स्पेशल थी। कुछ बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर्स उस सीरीज़ में थे। वैसे प्लेयर्स और वैसा टैलेंट शायद हम पता नहीं कितने साल निकाल देंगे, तो लेकिन हम उस तरीके का जो एक राइवलरी होती है या प्यार होता है वो आपको दिखेगा नहीं। 3 चीज़ें नहीं बदली, एक तो यहाँ का स्टेडियम, दूसरा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी, और तीसरा यहाँ का जालिम वेदर। आपके हिसाब से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद रहेंगी जब आप पाकिस्तान वापस जाएंगे या आप कभी बॉम्बे की तरफ करेंगे? मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप बहुत अच्छे वेदर में आए हैं। ये जालिम वेदर कुछ भी नहीं है, इससे भी बुरी वेदर में हम क्रिकेट खेले तो ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और यूएई जो है वो घर है मेरा, और हाँ, हम जाते हैं वापस, मुंबई जाते हैं, इंडिया ज़रूर जाते हैं, लेकिन दुबई शारजा यूएई घर है। घर तो है, पर आज बताओ इस घर में ये मेहमान क्या करेंगे या इंडिया कैसे बैट करेगी? प्रिपेयर होके आ रहे हैं क्योंकि इनका ये पहला मैच है यहाँ पे। कल रात को प्रैक्टिस पे हमने देखा राधा यादव ने भी बॉलिंग की, उस पर भी आएंगे, बट अभी ओवरऑल डू यू थिंक कि 1-2 दिन की प्रैक्टिस एक्लेमेटाइज कर देगी? वो थोड़ा सा उनको ना सरफेस के साथ वो फ्रेंडली हो चुके होंगे। दुबई से ज़्यादा सरफेस ज़्यादा बहुत चेंज नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो शारजा की विकेट में ये हुई है कि पहले जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तब हमें ये अंदाज़ा था कि आप पहले बैटिंग कीजिए क्योंकि चेजिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी विकेट पर बहुत सारी टीम्स ने चेस करके भी दिखाया है। तो ये क्या है कि जो विकेट प्रिपेयर होगी बहुत न्यूट्रल और 50-50 प्रिपेयर होगी। जी हाँ, विकेट स्लो है, बाउंस भी लो रहेगा, वेरिएबल रहेगा, बॉल ब्रेक भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन को नज़र रखते हुए आप किस तरीके से गेम को अप्रोच करते हैं, इंडिया किस तरीके से गेम को अप्रोच करता है, ऑस्ट्रेलिया भी किस तरीके से करेगा, वो बहुत एक देखने वाली। बिफोर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर आए, एक कप्तान और ऊपर से विकेट कीपर, बड़ा जालिम कॉम्बिनेशन है ये भी। पहली बॉल से वो फील्ड भी सेट कर लेता है और बॉलर को बताता भी है। तो आप पहले फील्ड सेट करके इत्मीनान रखते हो या पहले से बताते थे ऐसे नहीं, इस पिच पे ऐसे डाल? नहीं, ऐसा होता है कि हम लोग ना जब प्लान कर लेते हैं पहले ही, एक दिन पहले ही, कि इस फील्ड बॉलर की ये फील्ड है, इसमें कोई चेंजेस होंगे तो वो ऑन द स्पॉट हो जाएंगे। करेक्ट। बट एक जो बेसिक फील्ड है ना वो होगी, तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो हम ऑन द ग्राउंड देखेंगे, बैटर्स के लिहाज से वेरी करेंगे। तो ये हम डिसाइड करके आते हैं। और बीच में अगर कुछ अगर कोई बैटर ऑन अपना लेग साइड ज़्यादा खेल रहा है, उसकी ऑफ साइड की फील है, ऑब्वियसली वो फिर उसी तरह वो चेंज की जाती है। बॉलर को प्लान दिया जाता है कि किस तरह बॉल करना है, किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो वो उस लिहाज से ही हम लोग सारा प्लान करते हैं। और पहले बॉल से फील्ड नहीं सेट होती, क्योंकि पहले बॉल से पता होता है फील्ड सेट होती है 50 ओवर 25 ओवर के बाद से जब थकना शुरू करते हैं। आप ये बताइए, जब आप एज ए कीपर, एज ए स्किपर जब होते हैं, तो आप बैट्समैन के फुटवर्क कितना देखते हैं? बहुत।
मैं अपने बॉलर्स के साथ मेरा ये है, मेरे बॉलर्स मुझे हमेशा बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा गाइड करती है पीछे से, मतलब बैटर की जो ग्रिप है ना वो आपको बता देते हैं कि ये अभी हार्ड हिट करने जा रहा है या ये हल्का खेलने जा रहा है, उसके फीट मूवमेंट आपको बता देते हैं ये निकल के खेलेगा या क्या है। ये दोनों चीज़ें ना बड़ा एक कॉम्बिनेशन है और कीपर का इसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। और इवन कि मैं अगर आप मेरे कोई भी वीडियोस देखें, स्पेशली नशरा के साथ मेरा ये बहुत ज़्यादा रहा है कि मैं नशरा को बहुत पहले गाइड करती, इसने निकल के मारना है, इसको यहाँ पे बॉल कर दे, ये कर दे, मतलब वो वाला चलता है। जरा हमारे प्लेयर्स, हमारे फैंस को ग्रिप बताओ कि अगर बैट्समैन पहले उससे फुल ऑन अटैक करेगा तो कैसे? देखिए नॉर्मल ग्रिप तो ये होती है ना, जब बैटर अपना हिटिंग का जोन में आता है ना, वो बैट को बहुत टाइट पकड़ता है और उससे टाइट टैप करता है, क्योंकि वो क्या होता है उसने एक फ्लो में जाना है, मोमेंटम लेना है उसने। तो ये एक बहुत है कि एक नॉर्मली सिंगल लेने के लिए आप सॉफ्ट हैंड से सिंगल ले लिया आपने, पर जब आपको पता है आपने हिट करना है तो वो पहले से ना ये उसकी ग्रिप चेंज हो जाती है, पूरा फुल टाइट हो, ताकि वो अपना स्लो पूरा मार सके। करेक्ट। तो ये बहुत मैटर करता है कीपर्स का। क्या यही रीजन है आपके स्टंपिंग ज्यादा है कैच के? देखिए जो स्टंप आते थे वो यही है, कन्वर्सेशन होती थी बाहर निकले कि यहाँ से बाहर कर देना, यहाँ से बाहर कर देना, तो ये वाला चलता है। अच्छा, ये गोरों के साथ तो चल जाता है, बट हिंदुस्तानियों के सामने कैसे अब और कोई लैंग्वेज तो है नहीं, हमें तो वही यूज करनी है, या पंजाबी करेंगे या उर्दू करेंगे, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एब्सोल्युटली। कोई कोड वर्ड नहीं है, कोड लैंग्वेजेस नहीं है आपके में? नहीं, क्योंकि मुझे याद है एक मैच था आई गेस वेस्ट इंडीज में, तानिया भाटिया पीछे कीपिंग कर रही थी, तो मैंने ना उसे क्या कहते हैं, मैं ना स्टेप आउट हुई थी थोड़ा बॉलर से पहले ही, तो उसने पीछे से बॉल लगा थी, बाहर निकल गई, मैं वापस अंदर आ गई। अब बॉलर तो नहीं था, मैं आ गया था, तो ये अब उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना। एब्सोल्युटली। तो क्या यही रीजन है कि आपके बाद मुनीबा को बना दिया कप्तान, एज वाइस कप्तान, ताकि वो भी गाइड करती रहे? देखिए मुनीबा T20 बहुत अच्छा करती आ रही है, और एज अ बैटर उनको मेन उनका है कि वो बैटिंग में उनको बहुत एज है और वो बहुत अच्छा खेलती आ रही है एज अ ओपनर। तो मेरे ख्याल में वो जितने टाइम से खेल रही है, जो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो अब वो भी अंडरस्टैंड करने लगी है बॉलर की साइकी, बॉलर को गाइड करना, तो ये बड़ा अच्छा साइन है उसके लिए भी। आपके सामने मुनीबा ने डेब्यू किया था, कहीं आपने उनको अपनी वोकैबुलरी भी डाउनलोड करके दे दी कि ये बोलना है, ये बोलना है, कि कंटिन्यूटी रहे बॉलर्स के साथ? वो मेरे साथ खेलती रही और अभी भी हम जब खेलते हैं वो मुझसे बहुत कुछ सीखती है, आके मुझसे पूछती है कीपिंग के बारे में और मेरे साथ सेशंस करती है, तो वो लर्न करती है चीज़ें। वेल, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में बात की, अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया जिस हिसाब से खेल रही है, आपको लगता है कि इनका द बेस्ट इज़ येट टू कम एंड टुडे इज़ द टाइम? बेस्ट इज डेफिनेटली येट टू कम। हर रोज ऐसा ही होता है कि बेस्ट इज येट टू कम। आप ये मान के नहीं चल सकते कि आज हमारा बेस्ट था, नहीं, इससे भी बेहतर आप कर सकते हो। अगर यही आपके दिमाग में है तो द बेस्ट इज डेफिनेटली येट टू कम। और आज 100% बेस्ट होगा ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इंडिया अपना बेस्ट करना चाहेगा और फिर ये सोचेगा अब हम सेमीफाइनल्स में आ गए, अब द बेस्ट इज स्टिल येट टू कम। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आज इंडिया जीत जाती है ठीक ठाक मार्जिन से, तो भी वो कंफर्म नहीं है सेमीफाइनल में, क्योंकि अगला मैच न्यूजीलैंड का कल है। आपको लगता है ये बड़ा असमंजसी सिचुएशन है, वेयर यू कांट इवन नो कि आप जीतने के बाद भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए? देखिए ये ऑब्वियसली इंडिया अब यहाँ पे अफसोस कर रहा होगा कि उसने जो पहला मैच खेला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसको वो मैच, उसका स्टार्ट, उसको वो पुश ले लेना चाहिए था। अगर वो आगे सेमीज के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो फिर ऐसा होता है कि टीम फिर रिग्रेट करती है अपने, यार काश हम ये मैच ऐसा खेल जाते। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता तो वो होगा, क्योंकि देखिए अभी न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों ही अपने उस पर रन रेट पे हैं, बट अगर आज इंडिया हारता है और न्यूजीलैंड आगे कल जीत जाता है तो न्यूजीलैंड तो फिर थ्रू है। बट अगर न्यूजीलैंड इंडिया दोनों हारते हैं तो भी रन रेट है, दोनों जीते हैं तो भी रन रेट है। तो आज इंडिया के लिए ये समझे कि आज उनके लिए डू और डाई मैच, उनको आज जीतना ही जीतना है। जीतने के साथ साथ एक बड़े मार्जिन पे हमने कुछ बात की थी, 61 रन 60 रन का, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप क्या है? अगर इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों जीत जाती है तो बात नेट रन रेट पे आएगी। नेट रन रेट पे कैसे आएगी? मान लो कि इंडिया 10 रन से जीत गया, उसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड को 27 या 28 रन से जीतना पड़ेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। और अगर इंडिया को नेट रन रेट को ऊपर लाना है और अपने पॉइंट्स के साथ भी टेबल टॉप करना है तो उनको एटलीस्ट 61 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा और 61 रन से खुद भी जीतना पड़ेगा, तब जाके जो नेट रन रेट जिस लेवल पे पहुंच जाएगा वो नेट रन रेट न्यूजीलैंड को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
क्या ये ड्रेसिंग रूम में आम ऐसी मैथमेटिक्स और एक्सेल शीट की बातें होती हैं? बिल्कुल होती है, लेकिन ये पहले मैच से शुरू नहीं होती, जब पूल फंस जाता है ना तब ये बातें निकलती है यार। ये अब एक टीम तो आपको पता है कि हमेशा हर पूल में एक टीम ऐसी होती है जो थ्रू कर जाती है, करेक्ट। उसका निर्णय नहीं आता। जो बाकी टीमें 3 होती है ना, एक बॉटम पे होती है, वो 2 तो निकल गई, Correct. तो बीच के 3 होती है ना, अब वहाँ पे कैलकुलेशन यही चल रही होती है यार, इसको ऐसे हराएंगे तो ऐसे हो जाएगा। और हमेशा ऐसा होता है चाहे मेंस वर्ल्ड कप हो या वुमेन्स, एक टीम दूसरी टीम पे रिलाय कर रही होती है यार, ये इसको हरा देता हमारा रास्ता बन जाएगा। तो अभी तो ब्रेकफास्ट टेबल पे सारी टीमें एक साथ ही रुकी हैं, तो ब्रेकफास्ट टेबल पे ये नहीं होता यार हरा दियो लंबे रन से या अटका दियो। ऐसा नहीं हो सकता। बट कमिंग बैक ऑन अ फ्रेंडली नोट, ये फ्रेंडली नोट पे तो बहुत सारी बातें होती है। फ्रेंडली नोट पे ये बताइए, ड्रेसिंग रूम में जो बैटर्स नहीं खेलते उस पर्टिकुलर मैच के लिए, क्या बॉलर्स जाके उनको कोनियां नहीं मारते कि यार उस दिन खेल लिए होते तो आज ये सिचुएशन में नहीं होता है ऐसे कभी कभी? नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि वो बेचारे तो जब ऐसे आप हारे हो या मैच का कोई बैटर नहीं चला हो तो वो एक दूसरे को जाके बूस्टअप भी करते हैं। और बट कोई अगर कोई नोटी दोस्त हो या कोई नोटी हाँ। यार तू उस दिन तो खेल, छक्का मार देती यार, तू होती तो ये कर देती, वो एक वैसे ही माहौल को जरा चेंज करने के लिए, बड़ा हंसी मजाक करने के लिए होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो बाहर बैठा होता है वो इस चीज़ को ज़्यादा फील करता है कि यार अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैंने करना है, ताकि मैं अपनी एक टीम के लिए एक जगह बनाऊं कि मैं प्लेइंग 11 में खेल सकूं। तो ये कंपटीशन बड़ा टफ होता है। सिद्रा, ये बात तो हर किसी को पता है, कौन कितने रन से जीतेगा तो कौन आ जाएगा, कौन कैसे हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी ड्रेसिंग रूम की, जहाँ पे सब बैठे हुए हैं, मैच हार गए, थोड़े सीरियस है, तो क्या आप अपना मुंह नीचे करके रहते हो ताकि इधर देख के, क्योंकि कोच उस टाइम पे बरसा रहा होता है आप पे, कोच या कप्तान, तो उस टाइम पे आप लोगों की शक्लें नीचे होती है कि अगर आंख से आंख टच हो गई तो तार लड़के फिर सब पूरा लाफ्टर हो जाना है, और फिर लाफ्टर के बाद कोच और कप्तान कैसे होता है? अच्छा, ये बताओ। वैसे जरूरी नहीं है कि हर मैच के बाद जो है वो अगर आप कभी मैच हारे हो तो कोच जो है वो एट द टाइम ड्रेसिंग रूम में मीटिंग कर ले, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। समटाइम वो स्पेस देते हैं प्लेयर्स को हाँ। कि ये आपस में एनालाइज करें, खुद से फील करें, हम टीम मीटिंग जो है वो होटल जाके करेंगे। हाँ, बट जब कैप्टन आपको कोई बात बोलता है और आपको पता है कैप्टन आया तो आप थोड़ा सीरियस हो जाते उससे पहले ज़रा, क्योंकि ऑब्वियसली ये गेम एक ने जीतना है एक ने हारना है, तो आप इसमें ऐसे नहीं है कि हार गए तो आप बस मर गए, मौत होगी आपकी, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो चलता है, लेकिन ये हाँ ये होता है कि अगर आप ऐसे हार गए और कोई बातचीत हो रही है, कोई मजाक हो गया और कैप्टन आ गया, उसने कोई बात करनी है, तो फिर स्पेशली अपने दोस्त से बहुत दूर बैठा जाता है कि यार अगर इसने ये कर दिया ना तो हंसी निकलेगी, बहुत बेइज्जती होने वाली है। तो ये चीज़ का हम सब ख्याल करते हैं। आप जब कप्तान थी, आपके टाइम पे जब गुस्से में आपको आना था, कभी आई हैं आप रूम में और पता चले कि वह हंस रहे हैं और आपने बल्ला छोड़ दिया नीचे, गव छोड़ दिया और बोला जाओ तुम अपने उस पे जाओ, मैं कुछ नहीं बोलती? नहीं ऐसा नहीं, बल्कि मैं जब कप्तान थी तो मैं कुछ बोलती थी तो आगे से मजाक चलता था, मैं कहती यार सुन लो यार, मेरी भी सुन लो कर लो कुछ करना है अंदर हमने जाके। तो एक माहौल हमने फ्रेंडली रखा हुआ था बहुत। आज का माहौल कैसा रहेगा इन दी इंडियन ड्रेसिंग रूम? क्योंकि कल हरमनप्रीत कौर बहुत ही सीरियस थी, बड़ी उनमें विद इंटेंट था, पूरा कोचिंग स्टाफ वाज वेरी सीरियस विद इंटेंट। आपको क्या लगता है? सीरियस होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको परफॉर्म ज़्यादा करना है, प्रोडक्टिविटी की जो हम बात करते हैं, जब आप जो चीज़ आपका काम जो है ना आप उससे प्यार करने लगते हो, आप उस चीज़ को करने में इंजॉय करने लगते हो ना, तो आपके परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से निकल के आती है। तो ये चीज़ इंडिया के ध्यान में ज़रूर रहेगी कि आज हम थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, दिमाग में वो प्रेशर है लेकिन लेने की कोशिश नहीं करेंगे ज़्यादा। थोड़ा सा हम एक सुबह शाम का मैच है, सुबह एक पूल सेशन कर लिया, थोड़ा सा जब आए तो वार्म अप गेम खेल लिया, तो वो क्या है कि लोगों नर्व्स को ईज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। वेल एब्सोल्युटली, कल हमने एक नया गेम का इजाद होते हुए देखा, उसका नाम था फुट वॉलीबॉल। एक बहुत ही नया इंटरेस्टिंग सा गेम था। आपने खेला है? हाँ, मैंने खेला और मैं जब ऐसे लेके जाती थी बॉल इधर चला जाता था या नीचे, क्योंकि फुटबॉल खेलने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। तो फुटबॉल में हम ऐसे फुटबॉल में होते हैं ना, इधर तो भाग रहे होते हैं और भागते ऐसे नहीं, ऐसे पाँव लेके भाग रहे होते हैं एक पाँव से तो डर होता है अगले को पाँव ना लग जाए। तो ये मजा आता है, फन गेम होती है। एब्सोल्युटली फन गेम्स थी, बट अभी कुछ ही घंटों में आप देखेंगे देयर इज नो फन, देयर इज नो लाफ्टर, इट्स ऑल इंटेंसिटी। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मैच हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर हार और जीत से ज़्यादा एक प्राइड के लिए खेल रहे हैं, एक सेंस ऑफ हिस्ट्री के लिए खेल रहे हैं, स्पेशली व्हेन इंडियन टीम जो एलिमिनेशन को ताक रही हो। दिस इज सुनील यशकालरा साइनिंग ऑफ ऑन क्रिकेट प्रेडिक्टा, ब्यूटीफुल मार्बेला रिजॉर्ट्स के साथ। मेरे साथ दो फॉर्मर कप्तान हैं जो इनपुट्स जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनपुट्स और कैंडिड तरीके से बताई हैं
ड्रेसिंग रूम की भी बातें खेली और अपना गोल्ड मेडल विप वाली परफॉर्मेंस बताई थी जो फुट वॉलीबॉल के साथ खेली है। वेल, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मार्बेला रिजॉर्ट्स।